हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर के लर्निंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर करेंगे, लोकतंत्र और विविधता। और ये बुक का ही टॉपिक है, विभिन्नता में सामंजस्य। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्नता में सामंजस्य टॉपिक का क्या नाम है? विभिन्नता में सामंजस्य, यानी विभिन्नता में कैसे सामंजस्य बनाया जाता है और या बैठाया जाता है, और उसमें टकराव कैसे उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर देखने वाले हैं कि विभिन्नता में कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है और विभिन्नता के कारण कैसे टकराव उत्पन्न होती है। ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब, बेघर और भेदभाव का शिकार है। यहाँ पे ये कहा गया फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि सामाजिक विभाजन तब होता है, यानी सामाजिक विभाजन तब बनता है जब कुछ सामाजिक अंतर या कुछ सामाजिक वैरायटी दूसरे अनेक विभिन्नताओं से क्या हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, तब सामाजिक विभाजन पैदा होता है। श्वेत और अश्वेत के जैसे हम उदाहरण लेंगे तो श्वेत अश्वेत में अंतर तो था ही, लेकिन बड़ा अंतर कब बन गया, यानी विभाजन का रूप कब ले लिया? जब अश्वेत लोग श्वेत लोगों के मुकाबले में गरीब थे, बेघर थे, भेदभाव के शिकार थे, उनके पास संसाधन नहीं थे। यानी श्वेत लोग और अश्वेत लोग का जो है फासला बहुत बड़ा हो गया, यानी अंतर बहुत बड़ा हो गया। तो अंतर बड़ा होने के कारण सामाजिक विभाजन उत्पन्न होती है। ठीक है, सामाजिक अंतर तो हर जगह पाया जाता है, लेकिन सामाजिक विभाजन का रूप कब लेता है? जब वो अंतर जो है बहुत बड़ा हो जाता है, तब सामाजिक विभाजन का रूप लेते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि अश्वेत लोग क्या है, भेदभाव का शिकार है, गरीब है, बेघर है, ये सब चीजें हमने देखा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। हमारे देश में दलित ज्यादातर गरीब, भूमिहीन है और उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। हमारे देश की बात कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या है, दलित। हमारे देश में जो दलित है वो गरीब है, भेदभाव के शिकार है, भूमिहीन है, उनके पास जमीनें नहीं है, उनके साथ अन्याय होता है। तो ये भी क्या है, ये भी अंतर है। लेकिन ये कब अंतर बड़ा कब बन जाता है? तो जब दलित के पास जमीनें ना हो, भूमिहीन हो, गरीब हो, तब ये अंतर क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, तब विभाजन का रूप ले लेता है। ठीक है, जब एक तरह की सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से बड़ा हो जाता है तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एक अंतर जो है दूसरे अंतर से बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, सामाजिक विभाजन पैदा हो जाता है। ठीक है, सामाजिक असमानता कई समूह में होने पर लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ बात कर रहे हैं कि सामाजिक असमानता यानी अलगाव या वैरायटी कई समूह में होने पर, ठीक है, कई समूह में होता है सामाजिक असमानता, लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना, कुछ खास पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी एक मुद्दे पर कई समूह का मत एक जैसा हो सकता है, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके मत अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ही समूह में लोगों का सोच, लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। वही यहाँ पे बात किया गया है, किसी एक मुद्दे पर सभी सामूहिक लोग क्या है, एक जैसा मत रखते हो, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके मत जो है बदल सकते हैं, उनका सोच जो है उनका बदल सकता है। यानी किसी एक समस्या या फिर किसी एक चीज पे सारे सामूहिक लोग सहमत हो, जबकि किसी दूसरे समस्या या दूसरे चीजों पे सारे समूह का मत या नजरिया बदल सकता है, उनका जो सोच है उनका बदल सकता है। तो यही यहाँ पे बात किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड दोनों देश में ईसाई लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों खेमों में बटे हुए हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तरी आयरलैंड की, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। ठीक है, दोनों अलग अलग देश है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड। दोनों में कौन से समूह रहते हैं, ईसाई समूह रहते हैं। और ईसाइयों में भी दो कैटेगरी है, कौन से, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। देखो ईसाई है, ईसाई क्या है, धर्म है, और इसमें भी दो समूह है, दो सामाजिक समूह है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, दोनों खेमों में बटे हुए ईसाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों देश की बात कर रहा है, ध्यान रखना, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों देश की बात कर रहे हैं। दोनों देश में ईसाई रहते हैं, ईसाई में दो समूह है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक समुदाय गरीब है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं उत्तरी आयरलैंड की,
उत्तरी आयरलैंड में क्या है, कैथोलिक जो समुदाय है, जो कैथोलिक है वो क्या है, गरीब है, ठीक है, और लंबे समय से उनके साथ भेदभाव होता है। अब यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, देखो उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों में ईसाई लोग रहते हैं, और दोनों में ही प्रोटेस्टेंट भी रहते हैं और कैथोलिक भी रहते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग देश हैं। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में क्या देखने को मिला, उत्तरी आयरलैंड में ये देखने को मिला कि उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक लोग हैं वो क्या है, गरीब है, लंबे समय से उनके साथ भेदभाव हुआ, भेदभाव किन्होंने करा, प्रोटेस्टेंटों ने करा, ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में, ठीक है। अब नीदरलैंड को देखते हैं, नीदरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों समुदाय में गरीब और अमीर। अब देखो नीदरलैंड के केस में क्या है, नीदरलैंड में ये है, नीदरलैंड में कैथोलिक भी गरीब है और प्रोटेस्टेंट भी गरीब है, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई खास समूह जो है गरीब या अमीर नहीं है। जबकि उत्तरी आयरलैंड में क्या देखने को मिला, उत्तरी आयरलैंड में सिर्फ कैथोलिक समुदाय गरीब है, जबकि प्रोटेस्टेंट समुदाय जो है वो अमीर है, उनके पास अच्छे संसाधन है। जबकि यहाँ पे देखने को मिला नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदाय गरीब अमीर दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये चीज। अब यहाँ देखो नीचे लेवल पॉइंट में, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रही, पर नीदरलैंड में ये ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ यहाँ, देखो उत्तरी आयरलैंड में तो पहले हमने देखा कि वहां पे क्या है, कोई खास समूह जो है भेदभाव का शिकार है, और कोई खास समूह जो है बहुत ताकतवर है। तो इसी कारण जो है, जो समूह कमजोर है और जो समूह ताकतवर है, उनको लगा उनके साथ भेदभाव करा प्रोटेस्टेंटों ने, कैथोलिकों को लगा कि प्रोटेस्ट ने उनके साथ भेदभाव करा, तो वहां पे लड़ाई हुई, आपस में मारकाट मचा, ठीक है। जबकि नीदरलैंड में क्या हुआ, नीदरलैंड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ठीक है, नीदरलैंड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। यहाँ पे कुल पॉइंट जितने भी हमने पढ़ा, इसमें कहने का मतलब ये है, यदि खास समूह के अंदर क्या होगा, खास समूह के अंदर पहले से क्या है, अंतर है, और वो अंतर बड़ा कब हो जाएगा, बड़ा जब हो जाएगा जब किसी खास समूह को कुछ अच्छा संसाधन मिल रहा हो, या फिर कोई खास समूह ज्यादा अमीर हो और कोई खास समूह गरीब हो, तो उनको लगेगा कि उनके साथ भेदभाव और उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, कोई यदि अंतर बड़ा जब हो जाता है, जब उसमें क्या हो, अन्य अंतरें जुड़ जाती है, यानी अन्य विभिन्नताएं जब उसके साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे ही कैथोलिक लोगों के साथ हुआ, कैथोलिक लोग तो पहले से ही अलग थे, पहले से ही मतलब जो प्रोटेस्टेंट थे उनसे अलग थे। अब बाद में क्या हुआ, गरीब भी हो गए, भेदभाव के शिकार भी हो गए, अन्याय भी हो उनके साथ, तो और गुस्से में आ गए और फिर आपस में लड़ने लगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट आपस में लड़ने लगे, और इससे क्या हुआ, देश में अशांति होगी, मारकाट मच गया, तो ये सब हुआ। जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, नीदरलैंड में ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नीदरलैंड में कैथोलिक भी गरीब है, प्रोटेस्टेंट भी गरीब है, कैथोलिक भी अमीर है, प्रोटेस्टेंट भी अमीर है, यानी यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ, जबकि उत्तरी आयरलैंड में भेदभाव हुआ था, ठीक है। तो ये कुल पॉइंट मिलाकर के हमने यहाँ पे ये समझा है, पॉइंट का निचोड़। अब यहाँ पे आखिरी पॉइंट देखते हैं, जब सामाजिक विभिन्नता, देखो यहाँ पे, जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे से गुंथ जाती है तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होती है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, जब सामाजिक विभिन्नता जो है एक दूसरे से गुंथ जाती है, यानी सामाजिक विभिन्नता में और ज्यादा विभिन्नता आ जाएगा, तो क्या होगा, सामाजिक विभाजन का जमीन तैयार होगा, सामाजिक विभाजन पैदा होने की स्थिति आ जाएगी। यहाँ पे यही बात किया गया है कि उत्तरी आयरलैंड में ऐसा ऐसा क्यों हुआ, उत्तरी आयरलैंड में ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे कोई खास समूह गरीब था, कोई खास समूह अमीर था, पहले से ही उनमें दो समुदाय थे, और दोनों समुदाय में क्या हुआ, गरीब अमीर आने के बाद जो फासला और बढ़ता गया, जिसके कारण क्या हुआ, विभाजन की जमीन वहां पे तैयार हुई, मारकाट मचने लगी, देश में गृहयुद्ध जैसा माहौल हो गया, देश बंटवारे की स्थिति भी आ गई थी। तो ये सब यहाँ पे हुआ, तो यही यहाँ पे बात किया गया, ये था पॉइंट का निचोड़। अब कुछ शब्द है उसका अर्थ जानते हैं। समरूप समाज, यहाँ पे बात कर रहे हैं समरूप समाज, यानी समरूप समाज क्या होता है, देखो सम और रूप यानी समान रूप, ठीक है, जहाँ अधिकतर लोग एक ही नस्ल की या संस्कृति को, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जिस समाज में या फिर जिस भी सोसाइटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिस भी सोसाइटी में क्या हो, एक ही नस्ल के या फिर कोई एक संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, समरूप समाज, ठीक है, वहां पे कोई भी अंतर ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बहुसंस्कृति क्या है, हमारे भारत में भी है बहुसंस्कृति, तो बहुसंस्कृति को पहले देख लेते हैं इसका भी अर्थ, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले और विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि भारत में विभिन्न संस्कृति को मानने वाले विभिन्न समुदाय के अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुसंस्कृति, ठीक है। चलिए बुक का अगला टॉपिक देखते हैं, सामाजिक विभाजन की राजनीति। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सामाजिक विभाजन जो होता है उसमें राजनीतिक क्या रोल है, यानी सामाजिक विभाजन में क्या कहीं राजनीति का भी रोल होता है या नहीं होता है, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं।
तो देखो, पहली नजर में राजनीतिक सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहली नजर में यदि राजनीतिक सामाजिक विभाजन के साथ मिल जाए, यानी किसी खास समुदाय को राजनीति सपोर्ट करने लगे, तो इसका मेल बहुत खतरनाक होता है। जबकि दूसरी नजर में क्या कहा है, दूसरी नजर में राजनीतिक विभाजन हर एक अभिव्यक्ति में फूट पैदा नहीं करती। यानी राजनीतिक विभाजन या फिर कोई खास राजनीतिक दल किसी खास समुदाय को सपोर्ट करने लगे तो उससे फूट पैदा नहीं होती। पहली नजर में तो क्या कह रहे हैं कि फूट पैदा होती है, जबकि दूसरी नजर में क्या कह रहे हैं कि फूट पैदा नहीं होती। तो आखिर है क्या ये, दोनों पॉइंट पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, राजनीतिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक, यानी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब किसी खास समुदाय के साथ, ठीक है, राजनीतिक पार्टियां मिल जाए तो उससे क्या होगा, विभाजन की स्थिति पैदा होगा, हिंसा पैदा होगा। ये वाले पॉइंट हम देखने वाले, यानी पहले वाले पॉइंट हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। लोकतंत्र में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदी का माहौल होता है। देखो, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में देखने में क्या मिलता है, बहुत सारी पार्टियां होती है। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी करते, कंपटीशन करते हैं आपस में ही, कहते हैं कि हम किसी खास समुदाय को दिलासा देते रहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, हम उनके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो खास समुदाय के हद तक खुश होकर के उनको वोट दे देते हैं। तो यही देखने को मिलता है, क्या होता है, होड़ लगी होती है वोट लेने के लिए। तो ऐसे ही देखने को मिलता है ना, हमारे भारत में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, प्रतिद्वंदी के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अब देखो, क्योंकि कंपटीशन है तो कंपटीशन के कारण क्या हो सकता है, फूट का शिकार भी बन सकता है कोई भी समाज। यानी किसी भी समाज या समूह को क्या दरकिनार भी कर सकते हैं। क्यों दरकिनार कर सकते हैं, मान लो कि कोई ऐसा समूह है जिसकी संख्या बहुत कम है, तो जो और वो समुदाय दूसरे समुदाय से क्या हो, घृणा करते हो या फिर उनमें आपस में बनती ना हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, जो दूसरी समुदाय है, जो दल है, राजनीतिक दल है, वो जो जिनकी संख्या कम है उनकी तरफ ध्यान ना देकर के जिनकी संख्या ज्यादा है उनको दिलासा देंगे कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो जिनकी संख्या कम है वो तो फूट का शिकार बन गई ना, तो वो ऐसा दिलासा देते रहते कि हम तुम्हारे हित में काम करेंगे, ये वो। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फूट की शिकार बन गई, यानी दूसरे समुदाय को यही रहा कि राजनीतिक पार्टियां या फिर कोई भी सरकार जो आ रही है उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर राजनीतिक दल समाज के विभाजन के आधार पर राजनीति करने लगे तो इससे देश टूट सकता है। यहाँ पे देखो क्या बात कर रहे हैं, अगर राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीति करने लगे तो इससे क्या होगा, देश टूट जाएगा। जो सेकंड पॉइंट में हमने देखा वही यहाँ पे कहा है कि अगर राजनीतिक दल किसी खास समुदाय को या किसी खास समूह को ये कहने लगे कि हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, दूसरे समुदाय नाराज हो जाएंगे और आपस में ही लड़ने लगेंगे वो। इससे क्या होगा, देश टूट सकता है। उत्तरी आयरलैंड जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, उत्तरी आयरलैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, यहाँ पे काफी समय तक हिंसा और राजनीतिक टकराव रहा है। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन, अभी तो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, लेकिन उस समय जो जब वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा नहीं था तो वहां पे क्या हुआ, काफी समय तक हिंसा हुआ, राजनीतिक मारकाट हुआ और मतलब काफी वहां पे अलग माहौल रहा है कि मतलब हिंसा का माहौल रहा है उस देश में। ठीक ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में हमने पहले भी उत्तरी आयरलैंड के बारे में जिक्र करा कि यहाँ पे कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के आपस में लड़ाई हुई थी, वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के आबादी के मुख्यतः ईसाई, यहाँ के आबादी में क्या मुख्यतः ईसाई है, और ईसाइयों में भी दो समूह है, ईसाई में भी दो समूह, कौन से, जिसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, प्रोटेस्टेंट जो कि 53% है और कैथोलिक कितने हैं, 44%। ठीक है, अब बाकी जो बच गए अन्य है। ठीक है, कैथोलिक लोग देखो, यहाँ पे देखो, कैथोलिक लोग का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। अब देखो, कैथोलिक लोग जो है खास समुदाय, कैथोलिक लोग का कौन प्रतिनिधित्व करती है, नेशनलिस्ट पार्टी करती है, एक अलग पार्टी इनका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उनका मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए। अब देखो, कैथोलिक लोगों को कौन प्रतिनिधित्व कर रही है, कैथोलिक लोगों को कौन कह रही है, नेशनलिस्ट पार्टी कह रही है कि तुम मांग करो कि उनको जो है किसके साथ मिला दिया जाए, आयरलैंड गणराज्य के साथ। अब यहाँ पे देखो, किसी खास समुदाय के साथ कोई खास पार्टी मिल गई तो इससे क्या होगा, लोग भड़क जाएंगे। यहाँ पे देख लिया हमने, अब देखो अगला पॉइंट में, देखो अगला पॉइंट में क्या कह रहे हैं, यही हुआ था, सेम स्थिति हमारे भारत के साथ हुआ था जब पाकिस्तान अलग देश बना था। प्रोटेस्टेंट लोग का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टी करती है जो कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट बहुल है। अब यहाँ पे देखो, ब्रिटेन में क्या है, प्रोटेस्टेंट लोग ज्यादा है। ठीक है, पहले कहते हैं ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट बहुल है। अब देखो, प्रोटेस्टेंट लोग का प्रतिनिधित्व कौन करती है, यूनियनिस्ट पार्टी करती है।
ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी करते हैं, उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है कि तुमको, प्रोटेस्टेड लोग कह रहे हैं कि तुमको कि जो उत्तरी आयरलैंड है उसको ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना कि मतलब कैसा स्थिति है। और उत्तरी आयरलैंड में क्या था, प्रोटेस्टेंटों की सबसे ज्यादा संख्या थी, प्रोटेस्टेंट लोग जो थे वो सबसे ज्यादा थे। ठीक है, तो लेकिन बाद में जब इन दोनों का हिंसा हुआ, आपस में टकराव हुआ कैथलिक लोग और प्रोटेस्टेंट लोग का, तो फिर जब आखिरी निर्णय निकला तो उसमें ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दिया गया था उत्तरी आयरलैंड को। ठीक है, बात करी सरकार ने आपस, जब मतलब देखा कि मतलब काफी हिंसा हो रहा है, ये देश बढ़ जाएगा, तब ब्रिटेन ने उसमें आकर के बहुत अच्छा रोल निभाया था और दोनों को शांत करवाया था, और फिर ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिलाने के पक्ष में सब सहमत हो गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, यूनियनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच हिंसक टकराव में बहुत से लोग और सेना के जवान मारे गए। अब देखो यूनियनिस्ट पार्टी, अब देखो ये क्या हुआ, ये लड़ाई किसका था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का था। अब किसका बन गया, नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट पार्टी का बन गया। नेशनलिस्ट पार्टी किसका था, कैथोलिक, और प्रोटेस्टेंट कौन सी पार्टी थी, देखो यहाँ पे यूनियनिस्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या हुआ, टकराव हो गया। अब पार्टियां ही आपस में लड़ गई, सारे कार्यकर्ता ही बन गए, जितने भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग थे सब आपस में ही लड़ गए, क्योंकि वो किसी न किसी पार्टी में थे, मतलब किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे, और जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो भी किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे, वो आपस में ही लड़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच समझौता हुआ। ब्रिटेन की सरकार बीच में कूदी शांत कराने के लिए। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने देखो क्या कहा, ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी किनकी थी, कैथोलिक की। ठीक है, और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेड है। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार बीच में आई और नेशनलिस्ट पार्टी को समझौता किया, उनसे बात करा और दोनों पक्ष के हिंसा बंद कराने की बात को मान लिया। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने सहमत कर लिया किसको, नेशनलिस्ट पार्टी को, कि तुम क्या है ऐसा मत करो, इससे क्या होगा कि मतलब हिंसा हो रहा है, कोई ना कोई पार्टी का लीडर होगा जो इस चीज को सपोर्ट करता होगा, उनसे बात करा कि ऐसा मत करो, देश टूट जाएगा, और फिर शांत हो गए सब, और फिर बाद में क्या है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ उनको मिला दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बात करें, यूगोस्लाविया में भी ऐसा ही हुआ, पर वहां का परिणाम कुछ और निकला, यूगोस्लाविया कई हिस्सों में टूट गया। ठीक है, कई टुकड़ों में बट गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, राजनीतिक विभाजन हर अभिव्यक्ति में फूट पैदा नहीं करती। यानी हम दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, जो दूसरे पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये कह रहा था कि राजनीतिक दल जो है किसी खास समुदाय के हित में या किसी खास समुदाय के लिए कार्य करने लगे, उनको उकसाने लगे, तो उससे देश में फूट पैदा होगा, देश टूटने का खतरा पैदा होगा। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक विभाजन हर अभिव्यक्ति में, यानी राजनीतिक विभाजन जब किसी समुदाय के साथ मिलती है तो उससे देश नहीं टूटता, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलो इस पॉइंट को भी ध्यान से देखते हैं। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक और ऐसी विभाजन राजनीति का रूप भी धारण करती है। देखो दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें अधिकतर देशों में क्या है, किसी न किसी किस्म का जो है सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, सभी देशों में क्या है, सामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, लोकतंत्र में सामाजिक दलों के लिए सामाजिक विभाजन का बात करना और अलग अलग समूह के लिए अलग अलग वादा करना आम होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां ऐसे होती है जो बहुत सारे समुदाय को दिलासा देते रहते, क्या है हम इसी समुदाय के लिए काम करेंगे। ठीक है, ऐसा दिलासा देती रहती ना, कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी खास समुदाय को। ठीक है, तो ऐसा दिलासा देती रहती है लोकतंत्र में। तो ये थोड़ी है इसका, यदि पार्टियां ऐसा कह रही है तो इससे देश टूट जाएगा, इससे देश में हिंसा करा देगी वो, इसका कहने का ये मतलब नहीं होता। ठीक है, इसमें पूरा ये जरूरी नहीं है यदि कोई खास समुदाय की कोई खास पार्टी सपोर्ट कर रही है तो इससे देश टूट जाए। पहले दूसरे पॉइंट में यही कहा है। ठीक है, अब देखो ज्यादातर देश में एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को अन्य दलों की तुलना में ज्यादा समर्थन देते हैं। देखो ज्यादातर क्या, लगभग सभी देशों में ऐसा होता है कि कोई जो खास समुदाय है वो किसी खास दल को वोट देती है, ऐसे ही देखने को मिलता है ना। तो कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय को खास ध्यान देती है, कई देशों में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो किसी खास समुदाय को ध्यान देती है। इन सब के आधार पर देश का विखंडन नहीं। तो ये इसमें यही कहा गया कि जरूरी थोड़ी नहीं कि इन सब के आधार पर देश में विखंडन हो जाए, विभाजन हो जाए। देखो देश में विखंडन और विभाजन जब होता है जब क्या हो, किसी खास समुदाय को उकसाने लगे,
उनके पार्टी को लीडर को लगे कि हमें ही मतलब वहाँ का नेता बनना है, हमें मतलब अलग परिकल्पना करने लगे, लोगों को अलग अलग सुझाव देने लगे, लोगों को उकसाने लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है ये सब। तो इससे क्या होता है, इससे देश में फटने का खतरा पैदा होता है, इससे देश में हिंसा होने का पैदा होता है। ये जरूरी नहीं है कि यदि कोई खास समुदाय किसी खास पार्टी को वोट दे रहे हैं तो उससे देश टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखने को नहीं मिलता आमतौर पर। लेकिन जब ये जब ये देखने को मिलता है कि यदि हिंसा हो रही है, जैसे कि कहीं पे आपस में कोई दो समुदाय ए और बी दो समुदाय है, वो यदि आपस में लड़ रहे हैं तो उनमें कोई एक पार्टी कूद के आ जाए और दूसरे में भी कोई एक पार्टी कूद के आ जाए, वो उसको उकसाने लगे, वो उसको उकसाने लगे, तो उससे क्या होगा, उससे होती है हिंसा और उससे होता है देश का विभाजन, ठीक है। उससे होता है देश का टुकड़ा, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो देश का टुकड़ा आता है। यदि समुदाय शांत है, सभी समुदाय के लग रहे हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा अन्याय नहीं हुआ है, किसी खास समुदाय ने उनके साथ शोषण नहीं किया है, और यदि उनका झुकाव किसी खास पार्टी पे होता है तो इससे जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, देश का टुकड़ा हो जाए, देश का विभाजन हो जाए, देश में हिंसा हो जाए। तो ये जरूरी नहीं होता, ठीक है। अब देखो बुक का अगला टॉपिक है ये, सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम तीन चीजों पर निर्भर करती है। अब देखो सामाजिक विभाजन की राजनीतिक परिणाम यानी सामाजिक जो विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन राजनीतिक कारण जो होता है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। ये सामाजिक विभाजन जैसे भी हो, ठीक है, राजनीतिक कारण जो सामाजिक विभाजन होती है, ठीक है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। वो तीन क्या 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 चीजें, उन तीनों को पॉइंट को हम गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना, ठीक है, लोगों में क्या हो, अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। देखते हैं इसको, समझने की कोशिश करते हैं। अगर लोग खुद को सबसे अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर लोग क्या है, खुद को ही दूसरे से अलग मानने लगे, वो अपने आप को श्रेष्ठ या फिर सबसे अलग मानने लगे, तो इससे क्या होगा, दूसरे समुदाय से तालमेल बैठाना आसान नहीं हो, ठीक है। कोई मान लेते कोई ए और बी कोई समुदाय है, दो अलग अलग समुदाय हैं, वो ए समुदाय कुछ अलग मानने लगे अपने आप को, बी समुदाय कुछ अलग मानने लगे अपने आप को, तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाएगा, यानी इससे हिंसा पैदा होगा, इससे आपस में ही मतलब लोग लड़ने लगेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे में तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहचान के प्रति आग्रह कितना है, ठीक है, आग्रह की भावना क्या है लोगों के अंदर, ठीक है, वो बात कर रहे हैं। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण लिया गया, जबकि उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के तौर पर देखते रहे, ठीक है, खुद को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के तौर पर देखते रहे, तब तक वहां शांति नहीं नहीं होगी या फिर नहीं हुआ, ठीक है। हमने देखा भी इसमें कि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में देखने लगे, तब तक क्या वहां शांति हुआ ही नहीं। जब वो अपने आप को देखो, भले ही लोग किसी भी जाति या पंथ की में बटे हुए, अगर वो उनके भीतर देश प्रेम की भावना नहीं है तो वो क्या है, सामाजिक विभाजन से बचा नहीं जा सकता। देखो जब तक लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है तब तक सामाजिक विभाजन से बचा नहीं जा सकता। जब लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी तो सामाजिक विभाजन से बचा जा सकता है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के रूप में देखते रहे, तब तक वहां पे क्या है, शांति नहीं हुई और नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती शांति जब तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतलब अलग अलग समुदाय के रूप में अपने आप को देखेंगे कि ये कमजोर है, हम क्या है, ताकतवर है, ऐसे देखेंगे तो कभी नहीं होगा, वहाँ पे शांति होगा नहीं, हमेशा मारकाट वहाँ चलता रहेगा। जब तक उनके अंदर देश प्रेम की भावना है कि हमारे देश सब हमारे लिए सब कुछ है, हमारे यहाँ जितने भी समुदाय उन सभी का सम्मान करना चाहिए, उन सभी के हित के लिए, फिर उन सभी के हित के लिए यदि फैसला ले रहे हैं तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें जब हमारे अंदर आ जाएगी तो उससे क्या होगा, सामाजिक विभाजन पैदा नहीं होगा, ठीक है, उसे सामाजिक विभाजन से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि लोगों के लिए अपने पहचान के प्रति आग्रह क्या है, लोग अपनी पहचान किस रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यही बात कर रहे थे। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, किसी किसी भी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल कैसे उठाती है, ये भी डिपेंड करता है कि यदि राजनीतिक दल जो है किसी भी मांग को कैसे उठाती है, लोग की मांग जो है उसको कैसे उठाती है। देखो संविधान के दायरे में आने वाले मांग जिसमें किसी समुदाय का नुकसान न हो, ठीक है, किसी समुदाय का नुकसान ना हो, वो मांग क्या होता है, देश के लिए ठीक होता है, ठीक है। यदि कोई ऐसा मांग जो अन्य समुदाय के लिए क्या हो, नुकसानदेह या अन्य समुदाय के लिए हितमा ना हो, किसी खास समुदाय का मांग हो, तो उससे क्या होगा, उससे लड़ाई होगी। दूसरे समुदाय सोचेंगे कि हमारी सरकार जो हमारे लिए काम नहीं कर रही, केवल खास समुदाय के लिए काम कर रही है, तो इससे क्या होगा, लड़ाइयाँ हो जाएगी। यदि संविधान के अंदर मांग आता है, संविधान के दायरे में मांग है, तो उससे किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, ठीक है, इससे देश की टूटने की पैदा नहीं होती, ठीक है, देश विखंडन होने की खतरा पैदा
नहीं होती। अगर किसी समुदाय की मांग देश की अखंडता के लिए नुकसान ना हो तो ऐसी मांग उचित होता है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर किसी समुदाय के मांग से देश की अखंडता को नुकसान ना हो तो ऐसी मांग क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, देश के लिए कोई खतरनाक ऐसी मांग ना हो, देश के लिए खतरा वाली मांग ना हो तो ऐसी मांग क्या है, नुकसानदेह नहीं होती, इससे देश नहीं टूटता। ठीक है, यही यहाँ बात कर रहे हैं। किसी समुदाय की मांग जो है राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल जो है कैसे उठाती है, यानी कोई भी राजनीतिक दल जो है वो पावर में आई है तो किसी खास समुदाय के लिए काम करना चाहती है तो करे, उसके लिए कोई वो नहीं है, लेकिन वो जो मांग जो है वो संविधान के दायरे के अंदर आना चाहिए। ठीक है, कि ऐसी मांग होना चाहिए जो किसी अन्य समुदाय के लिए नुकसानदेह ना हो। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी नुकसानदेह नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो मांग पूरा किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी मांग पूरा नहीं किया जा सकता जो संविधान के अंदर आता ही ना हो, संविधान के दायरे के अंदर आता ही ना हो, दूसरे समुदाय के लिए नुकसानदेह होता है, ऐसी मांग सरकार को बचना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आखिरी पॉइंट है ये, सरकार का रुख। अब सरकार का रुख भी डिपेंड करती है कि सरकार क्या चाहती है। ठीक है, सरकार का रुख भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि मतलब देश में अशांति हो या फिर शांति। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांग को ईमानदारी से पूरा किया जाए तो सामाजिक विभाजन किसी भी देश के लिए खतरनाक नहीं बनती। अगर शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो, ठीक है, शासन जो है, सरकार जो है सत्ता में साझेदारी करने के लिए तैयार हो, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उचित मांग को ईमानदारी से पूरा किया जाए, पूरा करने के लिए भी तैयार हो, सामाजिक विभाजन उस स्थिति पैदा नहीं होती। यानी कोई खास समुदाय जो कमजोर है, जिनके पास संसाधन नहीं है, तो उनके लिए सरकार यदि काम करती है तो उससे क्या होता है, देश का विखंडन नहीं होता, देश में खतरा पैदा नहीं होता। यदि सरकार उनको अनदेखा करती है, मतलब केवल अमीर लोगों के लिए ही काम करती है, अल्पसंख्यक जो गरीब है उनके लिए काम नहीं करती है, तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कभी न कभी उनको जरूर एहसास होगा कि उनके साथ अन्याय और उनके साथ गलत हो रहा है। अगर सरकार राष्ट्र एकता के नाम पर किसी मांग को दबाना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम नुकसानदेह होता है। देखो, अगर सरकार राष्ट्र एकता के नाम पर, अगर सरकार कहे कि नहीं हम अल्पसंख्यकों का मांग नहीं मान सकते क्योंकि इसमें हिंसा हो जाएगी, अन्य समुदाय गुस्से हो जाएंगे, तो इस आधार पर यदि अल्पसंख्यकों का मांग को दबाने की शुरू कर देती है, दबाने की कोशिश करती है, तो इससे क्या होगा, इसका परिणाम बहुत नुकसानदेह होगा। अल्पसंख्यक को एहसास होगा कि उनके साथ सरकार गलत कर रही है और कभी न कभी आवाज उठाएंगे और सरकार को गिरा डालेंगे और देश का विखंडन संभव हो सकता है, यानी देश का बंटवारा भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसी मांग जो मतलब उचित हो, मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए, उसमें कोई नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश, ठीक है, ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। यदि सरकार ये कोशिश करे कि अल्पसंख्यक का मांग हम मानेंगे ही नहीं और उनको पुलिस से लगा करके डंडे मार मार के यदि वो आंदोलन करे तो उनके आंदोलन को खत्म कर देंगे, उनको आंदोलन को नहीं चलने देंगे, आंदोलन को सक्सेसफुल नहीं होने, उनके मांग को सुनेंगे ही नहीं, तो इससे क्या होगा, इससे विभाजन पैदा होगा। कहीं ना कहीं वो समुदाय जो दलित समुदाय या फिर जिनके साथ भेदभाव और अन्याय हो रहा है, उनकी मांगे सरकार नहीं सुन रही है, उनकी मांगे उचित है फिर भी नहीं सरकार सुन रही है, तो फिर क्या होगा, वो एकजुट हो जाएंगे और सरकार के लिए धावा बोल देंगे, सरकार गिरा देंगे और विभाजन भी हो सकता है, हिंसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें के आधार पे क्या होता है, विभाजन उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हमने पूरा चैप्टर हमने इसका निचोड़ पढ़ा है, मतलब पूरा चैप्टर को समझने की कोशिश करा है। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो चुका है।